हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 परमाणु की संरचना का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा था। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि 4 × 10⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य वाला एक फोटान 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराता है तो ठीक है। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 4 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। यह तरंगदैर्घ्य है, एक फोटान है जिसका कार्यफलन दिया गया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ज्ञात करना है नंबर 1 फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा जो है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, ठीक है, न कि जूल में। दूसरा, इसमें उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। और तीसरा, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का गणना करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको 3 चीज़ों की गणना करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। देखें आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम निकालते हैं फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा E बराबर h होता है। फोटान की ऊर्जा E बराबर h, ठीक है। ये तो 8 नंबर तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दें, यह है आपका प्रश्न में आपका दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान 4 × 10⁻7 और कार्यफलन का मान दिया है आपका 9वां में 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यह कार्यफलन है आपका 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं E बराबर h होता है और न्यू बराबर होता है c/λ। तो E बराबर हो गया hc/λ। तो यह ऊर्जा का सूत्र हो गया E बराबर hc/λ। अब जो प्रश्न में मान दिए हैं उसको रखिए। तो E बराबर h का मान आप जानते हैं 6.625 × 10⁻34 होता है। C का मान 3 × 10⁸ होता है और लैम्डा प्रश्न में दिया हुआ है 4 × 10⁻7, उसको आपने रख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊर्जा E का मान निकलेगा 4.97 × 10⁻19 जूल। प्रश्न में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न में देखें आप, फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है 1.6020 × 10⁻19 जूल, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया है वह जूल में आया है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप जो है इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 1.602 × 10⁻19 का, ठीक है। तो यह जूल जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें आप डिवाइड करेंगे 4.97 × 10⁻19 को 1.602 × 10⁻19 से, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका पहला आंसर निकल गया। फोटान की ऊर्जा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया? 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको गतिज ऊर्जा निकालना है, तो गतिज ऊर्जा का आप सूत्र लगाओगे। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? h -w0। h -w0 यह गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यह सूत्र? तो आप जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के बारे में, जिसमें फोटान की जो ऊर्जा होती है वह 2 रूपों में खर्च होती थी, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में। फोटान की ऊर्जा h जो है वह कार्यफलन अर्थात w0 जिसे h0 कहेंगे, और गतिज ऊर्जा ½ mv² के रूप में खर्च होती है। फोटान की ऊर्जा h बराबर w0 + ½ mv²। h बराबर w0 + ke काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है तो w0 इधर चला जाएगा, तो h -w0 बराबर ke। h -w0 बराबर ke, या h w0 को आप h0 लिख सकते हैं, जहाँ 𝛎0 देहली आवृत्त है, बराबर ke। h कॉमन हो जाएगा तो 𝛎 -𝛎0 बराबर ke, ठीक है। तो h 𝛎 -𝛎0 बराबर ke, ठीक है। तो इन फार्मूलों का आप जगह जब यूज करके जैसा मान दिया रहेगा वैसे सूत्र को बदल के हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको गतिज ऊर्जा निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर h -w0, ठीक है। तो प्रश्न में w0 का मान दिया है, कार्यफलन का मान दिया है, ठीक है, और h न्यू का मान आप निकाले हैं तो वह 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और W0 का मान प्रश्न में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्बन का मान है। तो इसको आप रख दें 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें आप माइनस कर लें तो यह आ जाएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह हो गया उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब तीसरा पूछा गया है कि वेग बताइए। तो वेग के लिए आप सूत्र जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर होगा 3 गुणा 2ke बटे एम, या v बराबर √2ke बटे एम। अब आप मान रख सकते हैं 2ke काइनेटिक एनर्जी का मान जो निकला है 0.97, और अब आप मान लिखें 2ke हो गया। और इसको 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको आप जूल में चेंज करने के लिए इसमें 1.602 गुणे 10⁻19 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यह गतिज ऊर्जा जूल में चेंज हो जाएगा। और बटे एम, एम जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.84 गुणे 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो यह प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग निकल गया 5.84 गुणे 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने लैम्डा का मान प्रश्न में दिया गया था 4 गुणे 10⁻7, W0 का मान दिया गया था, उस आधार पे आपने E बराबर SC बटे लैम्डा से E का मान निकाला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसमें 1.602 10⁻19 से डिवाइड किया। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपने लगाया hν माइनस W0। hν का मान आप निकाले थे, W0 का प्रश्न में दिया था, माइनस कर दिए, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया। गतिज ऊर्जा वेग पूछ रहा था, तो गतिज ऊर्जा का आपने सूत्र लगाया हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर 2ke बटे एम, तो v बराबर √2ke बटे एम। अब यहाँ पे आपने 2ke का मान जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला है, गतिज ऊर्जा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में चेंज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिए 1.602 गुणे 10⁻19 का। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप रख दिए, सॉल्व कर दिए, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग निकल गया 5.84 गुणे 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु के आयनन के लिए, सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम का आयनन ऊर्जा किलोजूल पर मोल में ज्ञात कीजिए। आपको सोडियम का आयनन ऊर्जा निकालना है किलोजूल पर मोल में। ठीक है। यहाँ पर जो मान दिया गया है वह केवल तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है, आपको आयनन ऊर्जा निकालना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रति परमाणु सोडियम की आयनन ऊर्जा जो होगी वह बराबर होगी प्रयुक्त प्रकाश की ऊर्जा के। ठीक है। प्रति परमाणु सोडियम के आयनन ऊर्जा का मान जो होगा वह प्रयुक्त प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होगी, जो होगा SC बटे लैम्डा। SC बटे लैम्डा। H का मान आप जानते हैं 6.62, 6 गुणे 10⁻34 होता है। C का मान 3 गुणे 10⁸ होता है। और लैम्डा का मान प्रश्न में दिया है 242 नैनोमीटर। इसको आपने चेंज कर दिया, 242 गुणे 10⁻9 मीटर हो गया। ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो आपका प्रयुक्त प्रकाश की ऊर्जा आया 8.214 गुणे 10⁻19 जूल प्रति परमाणु पर एटम। ठीक है। यह हो गया आपका 8.214 गुणे 10⁻19 जूल प्रति एटम। लैम्डा का मान 242 नैनोमीटर था प्रश्न में, तो 242 गुणे 10⁻9 मीटर हो गया। तो प्रति मोल सोडियम की आयनन ऊर्जा पूछा जा रहा था। ठीक है। तो यह प्रति एक एटम का निकला है, तो एक मोल का कितना होगा, तो इसमें आप मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 8.214 गुणे 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल। ठीक है। एक मोल मतलब कितने कण, 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 गुणे 10⁻23 का, तो यह आ जाएगा 4.946 गुणे 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है। तो यह हो गया आपको 494.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इसमें से आपने 10/5 को हटा दिया, 10/3 किलो हो गया, और जो 10/2 बचा था 2 अंक दशमलव को पीछे आपने कर दिया, तो यह हो गया 494.6 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपने देखा कि पहले प्रति परमाणु सोडियम की आयनन ऊर्जा जो होगी वो प्रयुक्त प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होगी, जिसका मान होगा Hc/λ। H का मान, C का मान आप रख दिए, लैम्डा का मान 242 नैनोमीटर था, जिसको आपने मीटर में चेंज के रख दिया, 242 × 10⁻9 मीटर। सॉल्व किया तो आ गया 8.214 × 10⁻19 जूल प्रति परमाणु, जूल पर एटम। ठीक है। अब जो है आपको प्रति मोल सोडियम की आयनन ऊर्जा निकालना था, 1 मोल का निकालना था, तो 1 एटम का निकल चुका है। अब आप मोल का नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8.214 × 10⁻19 गुणे Na का मान 6.022 × 123 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 494.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है 25 वाट का एक बल्ब है, 25 वाट का एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले पीले रंग का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। 25 वाट का एक बल्ब है जो 0.57 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले पीले रंग का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकेंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पर सेकेंड जो है कितने क्वांटा उत्सर्जित हो रहे हैं उनके दर को आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा का मान दिया हुआ है प्रश्न में 0.57 माइक्रोमीटर। तो ध्यान दें, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न में लैम्डा का मान दिया हुआ है 0.57 माइक्रोमीटर, जिसको मीटर में चेंज करेंगे, माइक्रो का मान 10⁻6 होता है, तो यह हो गया लैम्डा का मान 0.57 × 10⁻6 मीटर। फोटान की ऊर्जा E = h न्यू होती है, न्यू = c/λ होता है, तो E = hc/λ हो गया। मान रख दें E का, E = H का मान 6.14 × 10⁻34, C का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान जो है 0.57 × 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊर्जा निकल जाएगी 3.48 × 10⁻19 जूल। ठीक है। अब 25 वाट का बल्ब है। ठीक है। 25 वाट मतलब 25 जूल पर सेकेंड, 25 वाट अर्थात 25 जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड क्वांटा की दर कितनी होगी। ठीक है। तो आप प्रति सेकेंड क्वांटा की दर बराबर 25 बटे, यह जो है आपका ऊर्जा निकला है 3.48 × 10⁻19 जूल, तो 25 बटे 3.48 × 10⁻19 जूल पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उत्सर्जन की दर निकल जाएगी 7.18 × 10⁻19 पर सेकेंड। ठीक है। तो यह क्वांटा की संख्या है पर सेकेंड, 7.18 × 10⁻19 पर सेकेंड उत्सर्जन की दर है। ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम ऊर्जा निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ऊर्जा। सूत्र लगाएंगे E = hc/λ। ऊर्जा निकलने के बाद जो है 25 वाट मतलब 25 जूल पर सेकेंड, तो प्रति सेकेंड क्वांटा की दर कितनी हो जाएगी, तो 25 बटे जो ऊर्जा है आपकी 3.48 × 10⁻19, इसको सॉल्व करेंगे तो पर सेकेंड उत्सर्जन की दर निकल जाएगी 7.18 × 10⁻19 प्रति सेकेंड। ठीक है। यह नंबर आप क्वांटा हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण डालने से 0 वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं किसी धातु की सतह पर जब 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। 0 वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की देहलही आवृत्ति ν0 और कार्यफलन W0 ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गतिज ऊर्जा बराबर होता है hν - hν0। गतिज ऊर्जा बराबर hν - hν0। ठीक है। जब वेग 0 है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके वेग क्या है, 0 है, तब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो hν - hν0 बराबर 0। hν - hν0 बराबर 0। h का मान होगा ν - ν0 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ν0 बराबर c/λ। ν0 बराबर c/λ। देहलही आवृत्ति ν0 है, c/λ, c का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान प्रश्न में दिया है 6800। ठीक है। लैम्डा का मान कितना दिया है, 6800 एंगस्ट्रॉम, तो इसको आप चेंज कर दिए, 6800 × 10⁻10 मीटर हो गया।
तो इस तरह से आपने सॉल्व किया तो यह निकल गया देहली आवृत्ति 4.41 × 10⁻14 पर सेकेंड। देहली ऊर्जा देहली आवृत्ति उसको कहेंगे, न्यू जीरो का मान 4.41 × 10⁻14 पर सेकेंड। कार्यफलन W0 बराबर h न्यू जीरो होता है। कार्यफलन W0 बराबर h न्यू जीरो। h का मान 6.14 × 10⁻34 और न्यू जीरो का मान जो निकला है आपका 4.41 × 10⁻14। इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 2.91 × 10⁻19 जूल। 2.91 × 10⁻19 जूल यह आपके कार्यफलन का मान है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य दिया गया था। देहली आवृत्त कार्यफलन पूछा जा रहा था। देहली आवृत्त का आपने सूत्र लगाया, न्यू जीरो बराबर c/λ, न्यू जीरो बराबर c/λ। c का मान आपने रखा 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान लिखा आपने 6800 × 10⁻10। सॉल्व किया आपने तो 4.41 × 10⁻14 पर सेकेंड जो है देहली ऊर्जा या देहली आवृत्त का मान निकल गया। अब आपको कार्यफलन पूछा जा रहा है तो कार्यफलन W0 बराबर h न्यू जीरो होता है। मान रख के आप मल्टीप्लाई किए, कार्यफलन का भी मान निकल गया 2.91 × 10⁻19 जूल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 में जा रहा है। आपको बताना है तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो ध्यान से देखें, तरंग संख्या सूत्र आप लगाएंगे, तरंग संख्या का सूत्र आप लगाएं, न्यू बार बराबर तरंग संख्या न्यू बार बराबर क्या होता है r 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, न्यू बार बराबर क्या होता है r 1/n1² - 1/n2²। तरंग संख्या न्यू बार बराबर r का मान रखें 109677 या रिडबर्ग स्थिरांक का मान हो गया 1/n1²। ठीक है, तो 4 से दूसरे में आ रहा है तो n1² जो है 2, तो 2 का स्क्वायर अब माइनस n2² मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तरंग संख्या न्यू बार बराबर 109677 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 20,564.4 पर सेंटीमीटर। यह निकला है तरंग संख्या का मान, न्यू बार का मान। ठीक है, तो न्यू बार जब आप निकल जाएगा तो आप सूत्र लगाएंगे तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 1/न्यू बार। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 1/न्यू बार। तो जो न्यू बार आया है 1/न्यू बार का मान 20,564.4 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा का मान निकल जाएगा 486.10⁻7 सेंटीमीटर। 486.10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, दशमलव को आगे 2 अंक कर देंगे तो ये हो जाएगा 486 × 10⁻9 मीटर। ठीक है, यह हो जाएगा आपका। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दिए तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ 10/2 बढ़ जाएगा। यह हो जाएगा 486 × 10⁻9 मीटर। 10/9 को हटा देंगे तो नैनो हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 486 नैनोमीटर। अतः तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा, उसका मान कितना होगा 486 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो जब 4 से दूसरे में n बराबर 4 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो उत्सर्जित होगा उसका लैम्डा का मान होगा 486 नैनोमीटर। प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। तरंग दैर्घ्य का सूत्र आप लगाएंगे। ठीक है, न्यू बार बराबर r 1/n1² - 1/n2²। तो न्यू बार बराबर r का मान रखेंगे 109677, n1 का मान 2 है, n2 का मान 4 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व किए तो तरंग संख्या निकल गया 20,564.4 पर सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 1/न्यू बार होता है। मान रख के आप सॉल्व करिए, उसके बाद आपने नैनोमीटर में चेंज कर दिया, आपका आंसर निकल गया लैम्डा बराबर 486 नैनोमीटर। अतः तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा जिसका मान होगा 486 नैनोमीटर। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ध्यान दीजिएगा, यह है यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है, 5 में है, तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन को जो है कक्षा से बाहर निकल जाना है, तो इसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो पहली कक्षा से n बराबर 1 वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 5 कक्षा में उपस्थित है, n बराबर 5 वाले कक्षक में उपस्थित है, वहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, उसके बाद आपको उस ऊर्जा की तुलना आयनन एंथैल्पी से करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, आयनन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जो है n बराबर 5 कोश से n बराबर अनंत कोश में होगा, तभी आयनन होगा। आयनन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है n बराबर 5वें कोश से n बराबर अनंत में कोश में होगा, अर्थात बाहर निकल जाएगा, तभी इसे आयनन कहेंगे। ठीक है, तो 5वें में जो है तब ऊर्जा कितनी है और अनंत में चला जाएगा तब कितनी ऊर्जा है, और इन दोनों ऊर्जा का डिफरेंस कितना है। ठीक है, यह आपको निकालना है, फिर दोनों ऊर्जाओं की तुलना कर लेना है। ठीक है, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं, जब यह 5वें कक्षा में है तब इसकी ऊर्जा कितनी है, तो E5 बराबर माइनस 2.178 गुणे 10⁻18 बटा n²। ठीक है, ये En बराबर सूत्र होता है En बराबर माइनस 2.178 गुणे 10⁻18 बटे n²। तो यहाँ 5वें में है तो E5 हो जाएगा, E5 बराबर माइनस 2.178 गुणे 10⁻18 बटे 5²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो E5 का मान निकल जाएगा माइनस 8.712 गुणे 10⁻20 जूल प्रति परमाणु। ठीक है, अब जो है E अनंत का निकाल लें मान, E अनंत बराबर हो जाएगा माइनस 2.178 गुणे 10⁻18 बटे अनंत का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो E अनंत आ जाएगा 0 जूल प्रति एटम। ठीक है, अनंत पर ऊर्जा जो है 0 हो जाएगी, अतः आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, तो डेल्टा E बराबर, आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा E बराबर E अनंत माइनस E5। ठीक है, डेल्टा E बराबर E अनंत पे 0 है तो माइनस E5 का मान आया है माइनस 8.712 गुणे 10⁻20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा E का मान निकल गया 8.712 गुणे 10⁻20 जूल प्रति एटम। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन एंथैल्पी कितना होगा, तो E अनंत माइनस E1 बराबर होगा डेल्टा E डैश। ठीक है, E अनंत माइनस E1, ठीक है, पहली कक्षा में से अंतिम कक्षा में चला जाना है, मतलब बाहर निकल जाना है, तो वही आयनन एंथैल्पी होगा। तो कितना होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु का आयनन एंथैल्पी बराबर E अनंत माइनस E1 जो डेल्टा E डैश के बराबर होगा। मान रखें डेल्टा E डैश बराबर E अनंत 0 हो गया, माइनस E1 का मान 2.178 गुणे 10⁻18 बटे 1²। पहली कक्षा में है तो 1², इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा E डैश का मान निकल जाएगा 2.178 गुणे 10⁻18 जूल प्रति एटम। ठीक है, तो डेल्टा E डैश का मान निकल गया 2.178 गुणे 10⁻18 जूल प्रति परमाणु। अब दोनों की तुलना कर लें, डेल्टा E डैश बटे डेल्टा E, डेल्टा E डैश बटे डेल्टा E। डेल्टा E डैश कब था है, जब पहली कक्षा से कूद कर चला जाता है तब का मान है डेल्टा E डैश, जो आया है आपका 2.178 गुणे 10⁻18। डेल्टा E जब 5वें कक्षा से कूद कर अनंत में जाता है तब है, जिसका मान आया था 8.712 गुणे 10⁻20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, तो डेल्टा E डैश जो आएगा वह डेल्टा E का 25 गुना आएगा, अर्थात आयनन एंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का 25 गुना ऊर्जा चाहिए। ठीक है, आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से निकालने के लिए, आयनन एंथैल्पी तुलना करने के लिए कहा गया था, तो आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का 25 गुना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपका आंसर है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, जिसमें पूछा गया था कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
तो इसमें आपने आंसर देखा कि 8.712 × 10⁻20 जूल पर एटम की ज़रूरत होगी। फिर इसमें पूछा गया था अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। ठीक है, जब उत्तर की तुलना आप आयनन एंथैल्पी से किए तो उसमें आपने देखा कि आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को n = 5 से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का 25 गुना होगा। ठीक है, आयनन एंथैल्पी आपको मानना कहा गया था n = 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सॉल्व किया। पहले जो है E5 निकाला, फिर E अनंत निकाला, फिर जो है डेल्टा E निकाला, E अनंत माइनस E5, तो डेल्टा E का मान निकल गया। 5वें कक्षा से अनंत पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई, पहला आंसर आ गया। फिर जो है हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी आपने निकाला, डेल्टा E डैश का मान E अनंत माइनस E1 के लिए, तो डेल्टा E डैश का मान निकल गया आपका 2.178 × 10⁻18 जूल पर एटम। अब दोनों की तुलना आपने कर दिया, डेल्टा E डैश बटे डेल्टा E, तो यह 25 आ गया, अर्थात डेल्टा E डैश बराबर डेल्टा E × 25 आ गया। ठीक है, अतः आयन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को n = 5 से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का 25 गुना होगा। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है पूछ रहा है, जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n = 6 से मूल अवस्था में आता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है वह n = 6 में है, तो n = 6 से वह मूल अवस्था में आ रहा है, तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 6 से वह जो है 5वें में आ सकता है, चौथे में आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, पहले में आ सकता है। ठीक है, अगर वह 6 से 5वें में आएगा तो 5वें के बाद वह चौथे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, पहले में जा सकता है। ठीक है, अगर वह चौथे से फिर जाना, 6वें से 5वें में आया, फिर 5वें से चौथे में गया, फिर चौथे से अगर तीसरे में गया तो चौथे से तीसरे में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, पहले में जा सकता है। अगर वह तीसरे से दूसरे में पहुंच गया है तो दूसरे से पहले में जा सकता है। तो इस तरह से टोटल नंबर आप कितने होंगे तो आप देख सकते हैं उत्सर्जित रेखाओं की प्राप्त संख्या 15 होगी। उत्सर्जित रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होगी, 15 होगी। कैसे होगी, तो 6वें से वह 5वें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में आ सकता है, अर्थात 5 रेखाएं मिल सकती हैं। ठीक है, 5वें से वह चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में आ सकता है, यहाँ से 4 रेखाएं मिल सकती हैं। चौथे से तीसरे, दूसरे, पहले में आ सकता है, यहाँ से 3 रेखाएं मिल सकती हैं। तीसरे से दूसरे और पहले में आ सकता है, यहाँ पे 2 रेखाएं मिलेंगी, और दूसरे से पहले में आएगा तो 1 रेखा मिलेगी। इस तरह से कुल संख्या जो होगी वह 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 अर्थात 15 होगी। ठीक है, इस तरह से उत्सर्जित रेखाओं की प्राप्त अधिकतम संख्या जो होगी वो क्या होगी, 15 संक्रमण का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम है। 5वें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए। ठीक है, तो 5वें कक्षक से संबंधित ऊर्जा आपको निकालना है। पिछले वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था, E5 का मान निकाला था, जिसका मान आया था आपका E5 का मान -8.72 × 10⁻20 जूल आया था। तो यह आपको निकालना है। हाइड्रोजन परमाणु के 5वें बोर कक्षक की त्रिज्या की गणना करना है। 5वें बोर कक्षक की त्रिज्या की भी गणना करना है। तो आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो En यह सूत्र होता है ऊर्जा के लिए। En 9वें कक्षा के लिए एनर्जी का सूत्र En बराबर -2.18 × 10⁻18 बटे n स्क्वायर। En बराबर -2.18 × 10⁻18 बटे n स्क्वायर जूल पर एटम। 5वें के लिए तो n की जगह 5 लिखेंगे, तो E5 बराबर -2.18 × 10⁻18 बटा 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो E5 का मान निकल जाएगा -8.72 × 10⁻20 जूल पर एटम। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया पहला, -8.72 × 10⁻20 जूल पर एटम। अब हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या भी निकालनी थी। त्रिज्या का सूत्र होता है Rn बराबर 0.529 × n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। 9वें कक्षा की त्रिज्या का सूत्र है 0.529 × n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ 5वें कक्षा का निकालना है, तो R5 बराबर 0.529, n का मान 5 का स्क्वायर, तो यह 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, इसको आप नैनोमीटर में चेंज करेंगे 1.3225 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु के 5वें कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो 1.3225 नैनोमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।